नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए सीधा रुख करते हैं खबरों का। जो दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। उन्होंने धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के 4 धाम और मंदिर के नाम पर कैबिनेट का निर्णय सराहनीय है। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं। श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। और जो उनकी एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया, उस पर एक सीधा एक प्रकार से पटाक्ष विषय का बनता है। कल का है उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठन करने के खिलाफ कठोर विधिक प्रावधान का निर्णय लिया है। इससे लेकर गतिविधियों से जन समस्याओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, इस पर सरकार को घेरने में लेते हुए कहा कि इसके लिए सरकार से परमिशन जरूरी है, साथ ही कई कटाक्ष भी किए। पौराणिक मंदिर, उनके लिए अपने कुछ ट्रस्ट या इस प्रकार के संस्थाएं बना रहे हैं, जिससे भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में हमने, चूंकि हमारी जो पौराणिक महत्ता है वो बनी रहे, जो लोगों की आस्था है उसमें किसी प्रकार की भ्रांति न हो, तो एक प्रस्ताव कल कैबिनेट ने पास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि अब इस प्रकार के कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था यदि बनाएगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गंगा जली लेके गंगा जी की तट से हर जी की पैड़ी पे माँ को प्रणाम करके गंगा जली लेके शिवलिंग तक जाऊंगा, केदार बाबा के यहाँ जलाभिषेक करूंगा और फिर उसके बाद वहाँ के अधिष्ठा जो है उस केदार भूमि के जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, भैरव बाबा के यहाँ जाके न्याय की गुहार करूंगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी नैनीताल जिले के दौरे पर है। इसी कड़ी में रितु खंडूरी हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने हरेली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और हरेली के त्योहार की सभी लोगों से शुभकामनाएं दी। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखिए जीवन में हार और जीत लगी रहती है और हर हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हर जीत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो सीखने का तो समय हमेशा रहता है। तो आई एम श्योर हम सब हार हो चाहे जीत हो उससे सीखते ही हैं और सीखेंगे। सब प्रबुद्ध लोग हैं। एज ए स्पीकर मुझे किसी चीज पर देहरादून में फेरी ठेले वालों को जल्द पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर सहकारी शहरी विकास निदेशालय ने सभी नगर आयुक्तों और अधिकारियों को पत्र जारी कर ठेले और फेरी वालों को पहचान पत्र जारी करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही पहचान पत्र ठेले पर पारदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सीएम धामी के इस फैसले की सराहना की है। देखिए, ये जो उत्तराखंड सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये सत्यापन का फैसला लिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइसेंस का फैसला लिया, ये पूरी तरीके से स्वागत
सत्यापित करने के बाद काफी चीजों में रोक लगेगी और जो फलों सब्जी की रेहड़ी वाले हैं वो जो ऑर्गेनिक पदार्थ को दूषित करके भी बेचते हैं, जिनकी ये मंशा होती है, उसमें रंग वगैरह चढ़ा के बेचते हैं, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि सत्यापन से ये पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति किस आधार का है। तो ये सारी चीजों में भी रोक आएगी और सत्यापन होने से काफी ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में नतीजा देखने को मिलेगा। रुद्रपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट से मिलने किसान ज्ञापन लेकर पहुंचे। कभी इंतजार के बाद भी सांसद अजय भट्ट किसानों से मिल नहीं पाए। किसानों में आक्रोश का माहौल है। किसानों ने मीटिंग हॉल के बाहर ज्ञापन की प्रतिक्रिया को आग लगाकर अजय भट्ट मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की। मीटिंग के अंदर यह तय हुआ था कि 16, 17 और 18 जुलाई को देश भर के सांसदों को हम मांग पत्र देंगे। जो भारत सरकार के सचिव द्वारा 9 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लिखित चिट्ठी दी गई थी कि किसानों की मांगे हम मानेंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वो मांगे 3 साल नहीं मानी गई हैं। तो ये प्रतियां देकर आने वाले बजट सत्र के अंदर सांसदों से मांग की गई कि सांसद हमारी बातों को संसद के अंदर उठाएं और जो सरकार ने वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में सोना चोरी प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की बात पर निष्पक्ष होकर जांच करने की बात कही है। मैंने ये कहा कि भाई आप जो भी सोना दोगे उसको उसकी जांच के लिए कि ये कितना है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए मैं भारत सरकार की एजेंसी एमएमटीसी को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूंगा। और चूंकि देने वालों ने वो बात नहीं मानी, इसलिए मैंने वो काम नहीं होने दिया। अब चूंकि जब मैं हटा और उसके बाद ये काम हो गया, तो यकीनन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गोलमाल हुआ है। अगर उसकी जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच हो जाए तो निश्चित रूप में गोलमाल हुआ है। मैं तो यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 230 किलो तो छोड़िए, लेकिन ये जो 23 किलो बोल रहे हैं वो 23 किलो भी सोना वहां पर नहीं लगा है। स्थिति ये है, तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें भारत सरकार की एमएमटीसी को शामिल करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पक्षों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम हो, कोई दूसरे हो, उसमें हस्तक्षेप न करते हुए एमएमटीसी और सीबीआई को तटस्थ होकर बिना किसी के प्रेशर में आए हुए उसकी जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगाने वाले अस्थायी दुकानों के मालिकों और उनके नाम रखने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कांवड़ मेले के दौरान इन अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया था। ऐसे में उत्तराखंड भी इन अस्थायी दुकानों, होटलों और ढाबे के मालिकों और नाम करने वालों का सत्यापन कराना शुरू कर दिया है। जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा और टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं, दूसरी चीज फिर ये सारी व्यवस्थाएं जो लोगों को दिखे। नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम है उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। वन क्षेत्रों में लकड़ी की अवैध कटाई के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, समाजवादी लोक मंच और किसान संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इनके साथ ही वन गुर्जर समुदाय और वन आश्रित समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने की गुहार लगाई। उन्होंने पिछले दिनों कीमती लकड़ियों की बड़ी खेप का जिक्र करते हुए कहा कि शीशम, खैर, रोनी से भरी एक ट्रॉली को जब्त कर वन विभाग को सौंपा था, लेकिन विभाग ने आरोपी पर कार्यवाही के बजाय शिकायतकर्ताओं की ही मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जंगल की
इन सब लोगों को हक मिले हैं, ये लोग खेती भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के भीतर वन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के भीतर हक न दे करके इन लोगों को इविक्ट कर दिया जाए। इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और लोगों को बाहर किया जा रहा है। और हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं जिसमें बिल्कुल फर्जी तरीके से वन विभाग ने लोगों को नोटिस थमा करके बाहर किया है। हालांकि वो सब मामले अभी हाईकोर्ट के भीतर या उच्च अदालतों में भी चल रहे हैं। पौड़ी जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया, जिससे विभाग ने शिक्षक पर जांच बैठाया और जांच रिपोर्ट मिलते ही शिक्षा अधिकारी ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। तो बहुत ही गंभीर स्थिति की बात है कि हमारे जो अध्यापक हैं इस प्रकार का आचरण करते हैं जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जो है परसों भी बात करी थी और मैंने भी उनको बताया और मंत्री जी ने भी कहा कि भाई ऐसे टीचर तो रखना नहीं है। तो मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से 3 दिन के अंदर आख्या प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखा था। तो कल शाम हमारे को आख्या प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर हमने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। तो हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने बीते महीनों में लोकसभा चुनाव और कैची धाम मेले के सफल आयोजन में अपना योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान कमऊ कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा मौजूद रहे। साथ ही सम्मान समारोह में लोक गायक इंदर आर्या ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर पहुंचे कमऊ कमिश्नर और डीआईजी ने बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहन करने की बात कही। जितने भी फोर्सेज हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं, उनमें एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा काम हम लोग करते हैं उसके बाद में एक बड़े खाने की परंपरा है। तो चूंकि पिछले 6 महीने में नैनीताल पुलिस 3-4 बड़े चैलेंजेस से गुजरी और जो पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज हमने पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी है जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों का निर्वहन किया है उनको सम्मानित करने के लिए आज ये आयोजन किया। और इसमें हमने लगभग 125 कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो चाहे पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या नैनीताल पुलिस के या बाहर के जनपदों के हों। इसमें चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, हमारे कैची धाम का मेला हो, उससे पहले जो एक घटना घटी थी यहाँ पे उसको लेके बात हो, काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुस्तैदी से पुलिस ने यहाँ पे काम किया है। इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि बीच बीच में हम सम्मान भी करें, उत्साहवर्धन भी करें, थोड़ा रूटीन लाइफ से ब्रेक भी लें। अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे 128 को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। कई महीनों में जो एक विशिष्ट घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पुलिस को काफ़ी जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य जो लोगों ने किया है उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि विद 0 एरर वो ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ जो ये यात्रा सीजन खत्म हुआ जिसमें कि काफ़ी हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैंची मेला था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सारी चीज़ें संपन्न हुई हैं और निश्चित रूप से पुरस्कृत करने से, सम्मान देने से यहाँ एक और उत्साह की वृद्धि होती है कर्मचारियों और अधिकारियों में। देहरादून में मानसून के साथ ही डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर घर घर जाकर लार्व को नष्ट कर दिया और देहरादून सीएमओ ने डेंगू के लार्व को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा के लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा न होने की कार्रवाई करेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी विभिन्न प्रजातियों के हिमालय फूल खिल गए हैं। जहां घाटी में 6,247 भारतीय और 62 विदेशी पर्यटकों ने घाटी के दीदार किए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ ने कहा कि इस वर्ष पर्यटकों की आमदा को देखते हुए बीते वर्ष से अधिक संख्या में पर्यटकों के घाटी में पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। दरअसल मौसम विभाग ने कमों के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट और वहीं राजधानी देहरादून सहित अधिकांश जिलों और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें, साथ ही आवागमन पर भी सतर्कता बरतें। येलो वार्निंग रखी है उनके लिए, लेकिन जो ऑरेंज है उसमें ये 3 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया कलर पर्सन के लिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो थोड़ा इंटेंसिटी वाइज तो रेन कम होगी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ठीक ठाक ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में, अनेक जगहों में जो हमारे 22 के आगे भी देखें, 22, 23, 24 है, 25 है, तो उसमें भी जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलती रहेगी हल्की से मध्यम। और ठीक है, एका दुक्का जगहों में हैवी रेन से देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, इनमें संभावना की उम्मीद है। येलो वार्निंग रखी। नैनीताल डीएम शुक्रवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों के साथ दैवीय आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा के बाद किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने चुमकुम गांव समेत अन्य क्षेत्रों में बन रहे तटबंधों की भी जानकारी ली। वहीं समय पर लेपिंग न करने पर विद्युत विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि राजस्व और सिंचाई विभाग की टीम ने तमाम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। जहां जहां तत्काल राहत सहायता दी जानी है, वहां काम शुरू कर दिया जाए। कुछ जगह जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई। कई नदियों के और नालों की वजह से कटाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, उसकी भी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। उसके बाद राजस्व की टीम ने सिंचाई के साथ वहां निरीक्षण भी किया है और जहां जहां तात्कालिक राहत सहायता दिलाई जानी है वो काम आरंभ किए गए हैं। ज़्यादातर एरिया जो इस तरह के भू कटाव का है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी एक्टिवली इसमें सभी जो ऐसे खतरनाक स्थल हैं उनका सर्वे करके आपदा के अंतर्गत यहाँ काम भी प्रारंभ कर दिया है। सभी विभागों को आपदा के संबंध में यही निर्देश दिए गए हैं कि हर वक्त अलर्ट रहेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कभी भी जनता को आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, तो विभाग अपने जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम रखें। जो विभिन्न रपटों के अंतर्गत पुल बनने हैं, पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनके सर्वे इत्यादि टेकअप कर लिए गए हैं और जो प्रक्रिया है वो अभी वर्तमान में ऑनगोइंग है। जैसे ही सैंक्शन नैनीताल के कमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके तहत करीब 3,000 शिक्षकों के तबादले होंगे और काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इस दौरान अनिवार्य अनुरोध के आधार पर पति पत्नी और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया जाएगा। बता दें कि 24 अध्यापकों को सम से दुर्गम में स्थानांतरित किया गया है, जहां आज हुई काउंसलिंग के दौरान 152 लोगों को आमंत्रित किया गया था। पद स्थापना के लिए काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर सभी जो हमारे अध्यापकगण हैं उनको आमंत्रित किया गया है। आज काउंसलिंग का प्रथम दिवस है, तो हमारी जो काउंसलिंग है एलटी स्थानांतरण से संबंधित 19 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी संपादित होगी। आज 19 जुलाई यानी जो प्रथम दिवस है काउंसलिंग का, इसमें हमने सुगम से दुर्गम के लिए जो चिन्हित हमारे कार्मिक हैं जिनके स्थानांतरण होने हैं, तो उसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों संवर्ग के अध्यापकों को बुलाया गया है। और साथ ही आज अपराह्न में जो अनुरोध की जो श्रेणियां महिला संवर्ग में, मसूरी में एक रिटायर्ड इंजीनियर ने जंगलों की बेकार पड़ी लकड़ियों को तराशकर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी हैं। उनकी ख्याति का आलम यह है कि उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि 12 बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस कलाकार का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने अपनी कलाकृति कभी नहीं बेची। उनका मूल उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ना है।
पहाड़ी चक्रवाता में रहते थे तो वहाँ आते जाते जितने भी हमको रास्ते में ये गड़बड़ मिलती थी तो हम बनाते रहते थे। बचपन से मेरा शौक था ये। 12 इंटरनेशनल अवार्ड लिए रिटायरमेंट के बाद। और मैं ये बेचता नहीं हूँ, एक भी नहीं बेचता हूँ। मैं खाली ये बच्चों के लिए इंस्पायर करने के लिए मैं करता हूँ कि मतलब बच्चे लोग, हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं वो इसमें इस आर्ट में आए, क्योंकि हर जगह मिल जाता है उनको, घर में पौधा हर जगह मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग ये सीखें। अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब TV 24 के साथ नमस्कार।